बच्चों, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि टाइम को मेजर करना क्यों ज़रूरी है, प्लस जितने भी एंशियंट टाइम के लोग थे वो कैसे टाइम को मेजर करते थे। ठीक है, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम सुनते के साथ ही आपके माइंड में आना चाहिए क्लॉक्स एंड वॉचेस, क्योंकि क्लॉक्स एंड वॉचेस को यूज करके ही हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो क्लॉक्स एंड वॉचेस हैं इसमें जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए कि क्लॉक्स एंड वॉचेस में जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? दैट इज पीरियोडिक मोशन। अब जो पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोशन। मोशन मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? मोशन में है। ठीक है, मोशन क्या है? मोशन मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोशन तो समझ आ गया, लेकिन पीरियोडिक मोशन का मीनिंग क्या है? तो पीरियोडिक मोशन का मीनिंग है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो मोशन है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करे कि उसका जो मोशन है वो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन मींस ऐसा मोशन जो कि अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज वॉच या क्लॉक। ठीक है, क्लॉक में जो मतलब घड़ी में जो सुइयां होती हैं, अब इसमें आप देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि घड़ी की सुई ने अगर 12 से अगर चलना स्टार्ट किया तो 12 घंटे के बाद अगेन वो 12 पोजीशन में आएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स जो घड़ी की सुइयां हैं उसने अपने मोशन को रिपीट किया। ठीक, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज कि जो अर्थ है सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अभी अर्थ के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, एज एन एग्जांपल, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है और 365 डेज में अपना एक कंप्लीट राउंड लगाता है अराउंड द सन। ठीक है, तो 365 डेज के बाद अगेन वो वही रास्ता, दैट मीन्स 365 डेज में एक राउंड लगाया। ठीक है, अगेन वो अपना मोशन दोबारा फिर से स्टार्ट करता है और अगेन 365 डेज में अगेन 1 ईयर होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अर्थ ने क्या किया? अपने मोशन को रिपीट किया एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम क्या हुआ? 1 ईयर, या आप कह सकते हो 365 डेज। समझ में आ रहा है कि पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करे? एक ऐसा मोशन जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का वो क्या है? दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है किसका? पीरियोडिक मोशन का। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बारे में सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने स्टडी की वो कौन थे? गैलीलियो गैलीली। ये ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंपल पेंडुलम के मोशन को स्टडी किया और उसके बारे में बताया। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था? गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने सिंपल पेंडुलम के मोशन को स्टडी किया और उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के अलग अलग पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है आपको। सिंपल पेंडुलम में जो फर्स्ट पार्ट आपको पता होना चाहिए दैट इज लॉन्ग थ्रेड। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है धागा दैट इज लॉन्ग थ्रेड, लंबा सा धागा। यहाँ पे मेटल की एक बॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं बॉब। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अटैच होता है एक रिजिड सपोर्ट से। एक ऐसा सपोर्ट जो कि हिलता डुलता नहीं है, उसे हम कह रहे हैं रिजिड सपोर्ट। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मीनिंग क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मीनिंग होता है कि जहां पे ये लॉन्ग थ्रेड रिजिड सपोर्ट से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, यहाँ पे आपको बताया गया कि सिंपल पेंडुलम में प्रेजेंट होता है लॉन्ग थ्रेड, उसके नीचे मेटल की एक बॉल होती है जिसे हमने क्या नाम दिया है, जिसे हमने नाम दिया है बॉब। ये लॉन्ग थ्रेड और जो बॉब है जिससे अटैच होता है उसे हम कहते हैं रिजिड सपोर्ट, ठीक है। और ये लॉन्ग थ्रेड रिजिड सपोर्ट के जिस पॉइंट से अटैच होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग थ्रेड। लॉन्ग थ्रेड का जो ये वाला पोर्शन है जो कि रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है जिसे हमने नाम दिया है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके ये जो बॉब तक का जो मतलब लेंथ है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब तक का जो लेंथ होता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ पेंडुलम, जस्ट मैंने अभी बताया था आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम का मीनिंग क्या है। लेंथ ऑफ पेंडुलम का मीनिंग जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और जो बॉब है इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें जो आपको पता होना चाहिए दैट इज फर्स्ट जो टर्म आपने सीखा दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम के बाद आपको पता होना चाहिए मीन पोजीशन हम किसे कहते हैं। पेंडुलम का मीन पोजीशन का मीनिंग क्या है। पेंडुलम का मीन पोजीशन का मीनिंग होता है जब पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में होता है, दैट मीन्स जब पेंडुलम हिलता डुलता नहीं है, एक जगह रुका हुआ होता है, उस टाइम उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मीनिंग है कि जब पेंडुलम को मूव करवाया जाता है या पेंडुलम जब हिलता डुलता है तो अपने मीन पोजीशन से, दैट मीन्स जब वो रेस्टिंग स्टेट में था उस पोजीशन से वो कितना दूर जा सकता है, ठीक है। तो जो जितना दूर वो जाएगा, जहां तक वो जाता है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो कि ये पेंडुलम यहां से लेके यहां तक अगर पहुंचा तो ये वाली पोजीशन इसकी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। सिमिलरली अगर इस तरफ भी अगर ये जाएगा, अगर यहां तक अगर पहुंचता है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम का मीनिंग क्या है, देखो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम का मीनिंग ध्यान से यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है, सबसे पहले तो टू एंड फ्रो का मीनिंग क्या होता है। टू एंड फ्रो का मीनिंग होता है आगे या पीछे जाना, ठीक है। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स जो पेंडुलम है एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए जब पेंडुलम मीन पोजीशन, दैट मीन्स मीन पोजीशन को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ए से, एक्सट्रीम पोजीशन को लेफ्ट साइड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है बी से और राइट साइड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है सी से, ठीक है। जब पेंडुलम ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा, फिर बी से अगेन ए में आएगा, ठीक है, बी से अगेन ए में आएगा, ठीक। फिर अगेन जब ए से सी में जाएगा और अगेन देन सी से ए में आएगा, तो इस मोशन को हम क्या बोल देंगे, दैट मीन्स इस कंप्लीट को हम क्या बोल देंगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। ध्यान से सुनो कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है। वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है, जब पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से, दैट मीन्स ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा और इसी को हम बोलते हैं टू, और बी से जब ए पोजीशन में आएगा इसे हम बोलेंगे फ्रो। तो दैट मीन्स टू इस साइड को और फ्रो इस साइड को, दैट मीन्स टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जब मूव करेगा, ए से बी और बी से ए में आएगा। अब देखो इसके बाद क्या है, जब ये ए से सी में जाएगा और सी से ए में आएगा, तो इस कंप्लीट को हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। वन कंप्लीट ऑसिलेशन फिर से बता रही हूं कि जब पेंडुलम ए से बी में, देन अगेन बी से ए में, फिर ए से सी में, देन अगेन सी से ए में आएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि पेंडुलम ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करके। समझ में आया, टू एंड फ्रो मोशन करके कैसे एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया, ठीक है।
जो मैंने अभी आपको बताया उसमें सिंपल पेंडुलम ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा किया। जब यही प्रोसेस 2 टाइम्स रिपीट होता है उसे हम कहेंगे 2 ऑसिलेशन। ठीक है, अगर 3 टाइम्स करेगा तो 3 ऑसिलेशन। लेकिन ऑसिलेशन क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जब ऑसिलेशन में आपको क्या याद रखना है कि ए से बी, देन बी से ए से सी, देन सी से ए। दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यही प्रोसेस जब रिपीट होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, सेकेंड कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, 3 टाइम होगा तो 3 ऑसिलेशन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम का मीनिंग क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम का मीनिंग है कि जो लेंथ होती है, दैट मीन्स जो डिस्टेंस होती है सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन कितना दूर जा सकता है। ठीक है, अपने मीन पोजीशन से जितना भी वो दूर जाता है, वो डिस्टेंस जो होती है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का हो। सिमिलरली आप देखो लेफ्ट में कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड। समझ में आया? एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है? पेंडुलम का जो मीन पोजीशन है वहां से हटके जितना वो दूर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इसका मीनिंग क्या है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए, एक ऑसिलेशन मैंने क्या समझाया था, एक ऑसिलेशन मैंने बताया था जब ये ए से बी में जाएगा, फिर अगेन ए से बी में जाएगा, फिर बी से ए में आएगा, जब ए से सी में जाएगा फिर सी से ए में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए पेंडुलम को जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम का मीनिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम का मीनिंग होता है एक सेकेंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड में कोई भी पेंडुलम कितने बार ऑसिलेशन करता है। ठीक है, कोई भी पेंडुलम कितने बार ऑसिलेशन कर रहा है एक सेकेंड में, वो उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी बार पेंडुलम ऑसिलेट करेगा वो उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मीजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है हर्ट्ज। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है, तो आपको इसकी यूनिट याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम आगे की क्लासेस में करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है कि 1 में टाइम पीरियड, 1 को हमें किससे डिवाइड करना होता है, 1 को हमें डिवाइड करना होता है टाइम पीरियड से। ठीक है, दैट मीन्स 1 में टाइम पीरियड। ठीक है, 1 में टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, अगर आपको बोला गया है, अगर आपको बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू है 1 में टाइम पीरियड, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है, आपको टाइम पीरियड दे दिया गया है, तो आप 1 में टाइम पीरियड जो दिया गया है उसको रख के आप निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सारे आगे की क्लासेस में 1 बाय 1 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट आपको याद होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है वो होता है सेकेंड, ये तो हो जाती है स्मॉलेस्ट यूनिट। वहीं जो लार्जर यूनिट है टाइम की वो होती है मिनट्स और आवर्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ कन्वर्जन है जो कि आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको काम आएगा जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो ये कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए, सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं, मैथ्स के लिए भी। ठीक है, जो कि आपको पहले से ही पता भी होंगे बहुत सारे। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि 60 सेकेंड्स मेक्स हाउ मेनी मिनट्स, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट। ठीक है, 60 मिनट्स मेक्स हाउ मेनी आवर, तो आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी आवर, दैट इज 1 आवर। ठीक है, 24 आवर्स मेक हाउ मेनी डेज, दैट इज 1 डे। ठीक है,
नेक्स्ट इज 1 मंथ इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज, देन योर आंसर विल बी 30 डेज। 1 ईयर में कितने मंथ्स होने चाहिए, दैट इज 12 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कि बच्चे भूल जाते हैं दैट इज डिकेड। 1 डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं, दैट इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिकेड, दैट इज 1 डिकेड। ठीक है, अगर 1 डिकेड में 10 साल हैं तो 10 डिकेड में कितने साल होने चाहिए, 100 ईयर्स। ठीक है, और 100 ईयर्स क्या बनाता है, सेंचुरी। कैसे याद रखोगे, जैसे क्रिकेटर्स वगैरह 100 रन बनाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि सेंचुरी बनाया है, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। ठीक है, अगर 1 सेंचुरी में 100 साल हैं तो 10 सेंचुरी में कितने साल होने चाहिए, फिर से सुनो, अगर 1 सेंचुरी में 100 साल हैं तो 10 सेंचुरी में कितने साल होने चाहिए, दैट इज 1000 ईयर्स। ठीक है, और 1000 ईयर्स इज इक्वल्स टू 1 मिलेनियम। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है।